हम लोग रासायनिक विशिष्टताओं के अंतर्गत हम लोग फ्लोराइड की बात करते हैं। फ्लोराइड अगर हम लोग फ्लोराइड की बात करें तो ये पानी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पानी में जो फ्लोराइड होती है उसकी जो मात्रा है वो 1.0 mg प्रति लीटर। ये पानी में अगर इतनी मात्रा अगर फ्लोराइड की पाई जाती है तो इससे स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता तथा जो दांत होते हैं उनमें जो अस्थिक्षय की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। लेकिन यदि इसकी मात्रा में वृद्धि होती है या इसकी मात्रा एक लिमिट से अधिक होती है तो फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस की बीमारी हो सकती है। फ्लोरोसिस की बीमारी का लक्षण है कि हड्डियों में अकड़न होना, जोड़ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वहाँ पे आवाज़ आना और कठोरता समझ में आना। यानी सिंपल भाषा में कहें तो जहाँ पे जॉइंट्स होती है, जो लुब्रिकेंट्स होता है वो सूखने लगता है अगर फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि हुई तो। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन पानी के अंदर नाइट्राइट, अमोनिया और कार्बनिक नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। खेतों में से जो जल निकलता है जिसमें बहुत सारा उर्वरक उपयोग किया जाता है, जो जलमल है, इनसे पानी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जो पेयजल होता है, पेयजल में जो नाइट्रेट होते हैं उनकी मात्रा, उनकी जो सीमा होती है, लिमिट होती है 445 mg प्रति लीटर। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इस लिमिट से पानी के अंदर नाइट्रेट पाया जाता है यानी 45 मिलीग्राम प्रति लीटर अगर नाइट्रेट पाया जाता है तो बच्चों में एक बीमारी हो सकती है जिसे कहते हैं मेट हीमोग्लोबिनिया। ये एक रोग बच्चों में हो सकता है अगर नाइट्रेट की मात्रा पानी में अधिक हो गई तो। कभी कभी कहीं कहीं इसे ब्लू बेबी भी कहते हैं। इस रोग को ब्लू बेबी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी जो जल होता है उसमें जो अमोनिया की जो मौजूदगी होती है, सड़ते गड़ते पौधों, मलजल, औद्योगिक बहिस्रावों या अमोनिया युक्त उर्वरक, उसके कारण भी नाइट्रेट की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। ये मछलियों और पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगला आता है लौह। जिसे हम लोग कहते हैं आयरन। आयरन की जो सबसे खासियत है कि यदि ये पानी में बहुत मात्रा में पाया जाएगा तो पानी का रंग लाल हो जाएगा। और आयरन की जो प्रॉब्लम होती है, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि आयरन की मात्रा में वृद्धि हो गई या उसके शरीर के अंदर एक निश्चित मात्रा के बाद यदि आयरन पाया जाता है तो उसकी पहचान ये है कि उसकी जो चमड़ी होती है, उसके जो स्किन्स होते हैं वो क्रैक होने लगते हैं, फटने लगते हैं। अब हम लोग अगर आयरन की मात्रा की बात करें तो ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है आमतौर पे।
लेकिन जहाँ पे लोहे और स्टील के प्लांट्स होते हैं उसके आसपास जो पानी छोड़ा जाता है उसमें आयरन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगर मात्रा में वृद्धि होती है तो उस पानी का रंग लाल हो जाता है। ये पानी जिसमें आयरन की मात्रा वृद्धि है, ये पानी हमेशा जलीय तंत्र के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट, अवशिष्ट क्लोरीन ध्यान देंगे, क्लोराइड और क्लोरीन में फ़र्क होता है। क्लोरीन वो दवा है जिसे हम लोग पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर पानी को गंदगी से साफ़ करने के लिए क्लोरीन की गोली डाल देते हैं उसमें। लेकिन जहाँ पे क्लोरीन की इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उसके आसपास जो पानी बह के जाता है उसमें क्लोरीन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट आता है कुल ठोस पदार्थ, जिसे कहा जाता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। इसके अंतर्गत टोटल सॉलिड्स यानी TS, ये क्या होता है? ये सभी प्रकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका योग होता है, चाहे वो निलंबित हों चाहे वो जमे हुए हों। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी पानी होता है, अगर ये पानी है तो इस पानी के अंदर दो प्रकार से अपशिष्ट हो सकते हैं। पहला हो सकता है जो इस पानी में आया हो और यहाँ नीचे बैठ गया हो, एक ये अपशिष्ट होते हैं, एक जो इसमें तैर रहा हो। फर्स्ट, सेकेंड, ये दो प्रकार के अपशिष्ट हो सकते हैं, एक जो तैर रहा हो, एक जो नीचे जाके उसके गाद में बैठ गया हो। अब हम लोग जो निलंबित हो जाता है यानी जो इसमें बह जाता है उसको बोलते हैं TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी कुल निलंबित ठोस। इसके अंदर जो नीचे बैठ जाता है इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है, और इसके अंदर सड़े हुए पादप प्राणी, जो भी प्राणियों के जो पदार्थ होते हैं उनकी कणिकाएं हैं जो तैरती रहती हैं, ये होती हैं। दो हुए, जो ऊपर होता है जो तैरता रहता है, इसमें सड़े हुए पादप, प्राणी जंतु जीवों के भाग या इस प्रकार के चीज़ें जो तैर सकती हैं वो ऊपर रहती हैं, जो कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से भारी होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। इन दोनों का योग ही कहलाता है टोटल सॉलिड, TS। इनकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। इनकी वजह से पानी के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। पानी में जो पोषक तत्व होते हैं
उनकी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है, और तापमान अगर बढ़ जाता है तो DO की कमी हो जाती है, डी फॉर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की। क्योंकि ये पानी जितना इसमें आ रहा है उस पानी में इनका भी योगदान, यानी ये भी उसी पानी में उसके उपभोक्ता बन जाते हैं, तो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है तेल और ग्रीस। तेल और ग्रीस की बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े जहाज़, टैंकर्स जो कि तेल की सप्लाई करते हैं, उसमें ग्रीस होता है, तेल होता है, लुब्रिकेंट्स होते हैं। कभी कभी लीकेज हो जाता है या कभी जहाज़ समुद्र में डूब जाती है, इसकी वजह से जो तेल होता है वो पानी के ऊपर चला आता है। पानी के अंदर जब तेल ऊपर आ जाता है तो वो प्रकाश को नीचे नहीं आने देता, जो ऑक्सीजन होती है उसको नीचे नहीं आने देता, और बहते बहते किनारों पे चला आता है। किनारों पे आने के कारण अगर तेल की वृद्धि हो जाती है तो जो DO की मात्रा है, यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा है, उसमें कमी हो जाता है। इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तेल और ग्रीस जैसी चीज़ों को पानी से अलग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं BOD की और COD की। BOD इक्वल टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब समझते हैं कि BOD क्या होता है। हमने बताया कि अगर ये पानी है, इस पानी के अंदर दो प्रकार के अपशिष्ट होते हैं। एक जो पानी के नीचे बैठ जाता है, जो भारी होता है, एक जो ऊपर तैरता रहता है। जो तैरता रहता है उसके अंदर कई प्रकार के फफूंद, सूक्ष्म जीव, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। अब इस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो निश्चित है, यानी बाहर जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो उग्र हुई, वो उग्र इस पानी में गई, वो ऑक्सीजन इस पानी में गई। इसी ऑक्सीजन को मछली, जो भी जीव जंतु हैं, वो उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते थे। अब जब इसके अंदर अपशिष्टों की मात्रा अधिक हो गई, इसके अंदर सूक्ष्मजीवों की मात्रा अधिक हो गई, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो गई, तो जो ऑक्सीजन पहले आ रहा था अब उस ऑक्सीजन में इनकी भी मात्रा, यानी ये भी उसी के उपभोक्ता बन गए। यानी अब ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा था उसके अंदर जो उसके उपभोक्ता हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो गई, लेकिन जो ऑक्सीजन आ रहा है उसमें वृद्धि नहीं हुई। इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रखा गया है। आप समझते हैं जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं इसे हिंदी में जैव रसायन ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसकी ज़रूरत अपशिष्ट जल के कार्बनिक यौगिक के अपघटन के लिए होता है। जैसे अगर चमड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्री है, हम बात कर रहे हैं COD की,
COD जिसे हम लोग रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसकी ज़रूरत अपशिष्ट जल के कार्बनिक यौगिकों को अपघटित करने के लिए होता है, उसे हम लोग COD कहते हैं। चमड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं, उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, उसमें COD की मात्रा अधिक होती है। अगर COD की मात्रा अधिक होगी तो उस जगह पे, उस जलाशय में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। अब BOD को एक बार देख लेते हैं। BOD जैसे हमने बताया कि जो भी उसके अंदर अपशिष्ट हैं, उसमें माइक्रोजीव, सूक्ष्मजीव हो जाते हैं। इनकी जो उपापचयी जो प्रक्रियाएं हैं, यानी इनको खाना बनाने के लिए, इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत होगी। और उसके लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है, यानी जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन है, उसी मात्रा को हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जैव विशिष्टताएं। जैव विशिष्टताएं